नेपाल इस समय उबाल पर है। सड़कों पर भीड़ है, सरकार गिर चुकी है और सेना अलर्ट पर है। लेकिन सवाल ये है कि वाकई लोगों की क्रांति है या फिर डीप स्टेट का खेल है। कहानी शुरू होती है एक सोशल मीडिया बैन से। एक ही झटके में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे 26 ऐप्स बैन कर दिए गए। बस टिकटॉक, जो चाइना की कंपनी का है, वो बचा रहा। युवाओं के लिए ये सिर्फ ऐप्स नहीं थे, ये उनकी लाइफलाइन थे। बिजनेस, कम्युनिकेशन, जॉब, सब कुछ। और यहीं से भड़क उठी चिंगारी। 2008 में नेपाल ने मोनार्की हटाकर डेमोक्रेसी अपनाई थी। लोगों को उम्मीद थी बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन खत्म होगा। लेकिन 17 सालों में 14 सरकारें बदली। वही पुराने नेता, कभी कांग्रेस, कभी कम्युनिस्ट, कभी माओइस्ट। जनता परेशान और नेता विदेशियों के इशारों पर। रिजल्ट बेरोजगारी, मास माइग्रेशन और खुल्लम खुल्ला नेपोटिज्म। अब बड़ा सवाल ये है कि ये स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन है या डीप स्टेट का डिजाइन। अमेरिका चाहता है कि नेपाल चाइना के इन्फ्लुएंस से बाहर निकले। अरब स्प्रिंग की तरह उन्होंने यहाँ भी सोशल मीडिया और यूथ पावर को मोबिलाइज किया। बलिन शाह जैसे एक नए चेहरे को सिंबल बनाकर सिस्टम से बाहर की उम्मीद दी। तो इसमें चाइना का क्या लॉस है? चाइना स्टेटस को चाहता था, वही करप्ट लीडर्स जिन्हें वो प्रोजेक्ट और पैसों से कंट्रोल करता था। लेकिन अचानक प्रोटेस्ट ने उनकी पूरी स्ट्रैटेजी हिला दी। ये गेम जैसा दिखता है उससे कहीं ज्यादा अलग है। नेपाल में जो हुआ वो हाल ही में बांग्लादेश और श्रीलंका में हुई घटनाओं से अजीब तरह से मिलता जुलता है। सोशल मीडिया से शुरू हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट, हंगामा और फिर सरकार का गिरना। इससे कई एनालिस्ट ये सवाल पूछने लगे, क्या पर्दे के पीछे कोई डीप स्टेट है? सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट यूएस चाइना की राइवलरी है। अमेरिका के स्ट्रैटेजिक थिंकर्स मानते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए उसके पड़ोस को अनस्टेबल करना जरूरी है। चाइना को अपनी इकोनॉमी और बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए पड़ोसी देशों में स्टेबिलिटी चाहिए। इसलिए अमेरिका इसका ठीक उल्टा चाहता है। अमेरिका ने रीजिम चेंज और रीजिम डिग्रेडेशन की आर्ट में मास्टरी हासिल कर ली है, जिसके लिए सोशल मीडिया उसका मेन वेपन है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे अरब स्प्रिंग के दौरान परफेक्टली किया गया था। नेपाल में ये स्ट्रैटेजी 3 फेज में सामने आती दिख रही है। पहले फेज में एक अल्टरनेटिव तैयार करना था। जैसे ही नेपाल की डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास कमजोर हुआ, अमेरिका ने कथित तौर पर फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठनों के जरिए एक अल्टरनेटिव तैयार करना शुरू कर दिया। काठमांडू के युवा कैरिस्मेटिक और इंडिपेंडेंट मेयर बल्लन शाह को उम्मीद के सिंबल के रूप में प्रमोट किया गया। एक इफेक्टिव नेता जो करप्ट पार्टी सिस्टम से बाहर काम कर रहा था। वो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट थे जिसे लोगों को सिस्टम छोड़ने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। सेकेंड स्टेज था प्रॉब्लम क्रिएट करना। सोशल मीडिया बैन एक परफेक्ट टिपिंग पॉइंट था। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका ओन मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने सरकार की रजिस्ट्रेशन मांग को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि चाइनीज ओन टिकटॉक ने कर दिया। इससे एक ऐसे बैन का बहाना मिल गया जो आबादी को हद से ज्यादा नाराज करेगा और सरकार को तानाशाह दिखाएगा, और साथ ही ये भी लगेगा कि सरकार चाइना का फेवर कर रही है। और तीसरा प्लान था प्लान को अंजाम देना। प्रॉब्लम शुरू होने के साथ ही बांग्लादेश टूल किट को इस्तेमाल किया गया। यूथ को उन्हीं प्लेटफॉर्म के जरिए मोबिलाइज किया गया जिन पर बैन लगा था, और इस पूरे हंगामे को एक ऑर्गेनिक जेनजी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया। बलिन शाह तुरंत प्रोटेस्ट के साथ खड़े हो गए, यूएस एम्बेसडर से मिले और खुद को आंदोलन के नेता के रूप में पोजीशन किए। प्रो चाइना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो प्रोटेस्ट के बाद नेपाल में चाइना का इन्फ्लुएंस अब टूट चुका है और उनका मेन पॉलिटिकल एसेट सत्ता से बाहर है। इंडिया एक यूएस समर्थित अल्टरनेटिव और एक चाइना समर्थित पुराने गार्ड के बीच फंसा हुआ है। इंडिया एक शांत लंबा खेल खेल रहा है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया के नेपाल की मोनार्की के साथ मजबूत रिश्ते हैं। पिछले 1 साल में देखा जाए तो इंडिया ने चुपके से मोनार्की के रिवाइवल का समर्थन किया है, इसे स्टेबिलिटी के एक पोटेंशियल सोर्स के रूप में देखते हुए, जो नेपाल की स्वदेशी संस्कृति और हिंदू आइडेंटिटी में रूटेड है। ये कदम एक नेटिव सोल्यूशन को उनके खिलाफ खड़ा करता है, जिसे कई लोग विदेशी पपेट के रूप में देखते हैं। अब नेपाल 3 राहों पर खड़ा है। पहला, यूएस बैक्ड नए लीडर जैसे बल्लन शाह। दूसरा, पुरानी मोनार्की का रिवाइवल। और तीसरा, फिर वही करप्ट ओल्ड पार्टीज। लेकिन जो भी हो, नेपाल आज सिर्फ अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहा, बल्कि पूरी साउथ एशिया के लिए एक वार्निंग दे रहा है। डीप स्टेट प्लेबुक साफ है, लोकल फ्रस्ट्रेशन को ग्लोबल पावर गेम में वेपनाइज करना। तो क्या नेपाल की ये क्रांति सच में जेनजी की लड़ाई है या फिर डीप स्टेट की एक नई चाल? आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।